स्वागत है आपका एंशंट हिस्ट्री का एक नया लेक्चर में। लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पूरा पाषाण काल का 3 भागों को बहुत विस्तार से हम लोग कवर अप किए थे। पूरा पाषाण काल हम लोग का कवर हो गया था, जिसमें हम लोग देखे थे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। मध्य पाषाण काल को पहले देखते हैं टाइम कब से है। वहाँ 10,000 पे ख़त्म हुआ था। ये ठीक उसके 1,000 साल के बाद ही से चालू होता है, मतलब 9,000 BC में चालू हुआ और 4,000 BC तक रहा ये मध्य पाषाण काल। ये जो काल है, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये चेंज ला रहा है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूरा पाषाण काल में मैंने बताया था कि पर्यावरण धीरे धीरे गर्म हो रहा था, बर्फ पिघलने लगे थे, धीरे धीरे करके बर्फ पिघल रहे थे। तो इस काल पे आके, मध्य पूरा पाषाण काल पे आके पूरा सारा बर्फ पिघल चुका था। लगभग सारा का सारा बर्फ ऑलमोस्ट पिघल गया था। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इस काल में जो दुनिया था वो आगे जैसा नहीं रहा। अब दुनिया जो है, आज जैसा हम लोग दुनिया देख रहे हैं वैसा हो गया था। तो इसी वजह से ये काल थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें ये काल महत्वपूर्ण होने का बहुत सारे और भी कारण है। उसमें से पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण है, ये जो काल है एक तरह से चेंज ला रहा है। चेंज मतलब इस काल तक पूरा पाषाण काल पे आइस था, मैं लगभग पकड़ लेता हूँ आइस है। इस काल पे गर्म है, मतलब नया पाषाण काल में हम लोग देखेंगे गर्म है, वार्म। तो ये काल जो है एक तरह से चेंज ला रहा है, मतलब गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म की दिख में लाया। और ये काल को चेंज मतलब संक्रमण काल भी बोला जाता है, मतलब चेंज। और ये क्यों चेंज है? क्योंकि ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल और नवा पाषाण काल के बीच का एक लिंक, एक रास्ता, एक तरह से रास्ता है, या फिर एक दरवाज़ा बोल सकते हैं। तो ये काल जो है चेंज का समय है, जो पूरा पाषाण काल और नवा पाषाण काल के बीच, पूरा पाषाण काल और नवा पाषाण काल के बीच है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं। ट्रांजिशन जोन का मतलब है कि चेंज ला रहा है, जिस जोन में चेंज ला रहा है। फॉर एग्जांपल हम और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ सी एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। ये कोई ज़मीन है और यहाँ पे पानी है। अब ज़मीन से जैसे जैसे यहाँ पे मुझे बड़े बड़े घास मिलेंगे, बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, और जैसे जैसे मैं आगे को जाऊँगा पेड़ छोटे होते जाएंगे। पेड़ नहीं, यहाँ पे जानवर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे शेर मिला हमको, शेर, हाँ शेर मिल रहा है जो ज़मीन पे चल रहा है, लायन। यहाँ पे मछली मिल रहा है, फिश। और इस जगह पे हमको एक ऐसा प्राणी देखने को मिलेगा जो दोनों ही जगह पे रह सकता है। यहाँ पे भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी
पानी में भी रह सकता है, जैसे कि कछुआ, टर्टल, टर्टल जो कछुआ हम लोग बोलते हैं। और है आपका क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ये सब जानवर हमको देखने को मिलेगा। केकड़ा, क्रैब, पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है। तो ये जो एक जोन सा है, तो मैं एक काम बोल सकता हूँ कि पानी पानी एक जोन है। अगर मैं ऐसे देखता हूँ उसको, ये एक जोन है, ये बीच में एक जोन है, और ये एक नया जोन है। तो ज़मीन से जाने पर मुझे इस जोन पे क्रॉस करना पड़ रहा है, इस जोन को हमको क्रॉस करना पड़ रहा है। तो ये क्या है कि ये जोन है जो चेंज ला रहा है। कोई अगर इस जोन में जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो उसको इस जोन को क्रॉस करना ही पड़ेगा, इस जोन को उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। और जैसे ही क्रॉस करेगा, उसको पता चलेगा कि कुछ चेंजेस आ रहा है, ने इस तरफ जाने के लिए कुछ चेंजेस आ रहा है। मतलब जब भी चेंज आता है, सिंपल में बोले तो जब भी कोई चेंज आता है, तब डायरेक्टली चेंज नहीं आता है, डायरेक्टली कोई चेंज नहीं आता, उससे पहले उसके थोड़े चेंज आते हैं। तो ये काल वैसा ही है कुछ। उम्मीद है कि समझा पाया हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इस काल का खासियत। और एक काल इसका खासियत है कि यहाँ पे जो औजार थे बहुत ही छोटे हो चुके थे, बहुत ही छोटे हो चुके थे। मतलब 1-2 सेंटीमीटर का मतलब औजार मिल रहा था। यहाँ पे और भी चीज़ है, वो मैं बाद में बताता हूँ, आपका बता दिया ये बात। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत में मध्य पाषाण काल को कौन खोजा, इंडिया में कौन खोजा, ये नाम आप याद रख दीजिएगा। जॉन इवन, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। मतलब पुरातन खोजक जो होते हैं वो थे आर्कियोलॉजिस्ट। जॉन इवन, भारत में खोजा गया, MCQ में आ सकता है। फिर इंसान क्या कर रहे थे इस समय, देखिए। तब पहला के समय मतलब पूरा पाषाण काल में तो जब बर्फ़ ही बर्फ़ था, जमा था। तो बर्फ़ जब जमा रहेगा तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मछली उछली नहीं पकड़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे शिकार तो चल ही रहा था, भोजन इकट्ठा हो ही रहा था, साथ में मछली भी पकड़ने लगे, क्योंकि बर्फ़ अब पिघल चुका है। अब अगर बर्फ़ पिघल चुका है तो अब बहुत कुछ हो सकता है। ज़मीन में से बर्फ़ पिघल चुका है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे और भी हुआ है, वो आगे देख रहे हैं। यहाँ पे पेंटिंग्स हो रहे हैं, पेंटिंग्स, ये लोग तस्वीर बना रहे हैं। पर इसमें तस्वीर में उत्तर पूरा पाषाण काल में भी तस्वीर बनाया गया था। पर एक बात गौर करने लायक है कि इस तस्वीर में कोई भी सांप को नहीं बनाया गया, ठीक है, कोई भी सांप को नहीं बनाया गया। अब और इंसान क्या क्या कर रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इंसान जो है जानवरों को पाल रहे थे, क्यों जानवरों को पाल रहे थे, अब देखिए। इंसान इस काल में जानवरों को इसलिए पाल पा रहे थे क्योंकि जानवरों को चाहिए था घास, मीट, ये सब चाहिए था। तो मैक्सिमम जो जानवर वो लोग पाल रहे थे वो लोग घास उसी खाते हैं, ज़्यादा मीट उट नहीं खाते हैं। तो घास खाने के लिए तो बर्फ़ पिघलना ज़रूरी है, वरना कौन सा जानवर रहेगा इंसान के पास। तो अब बर्फ़ पूरा पिघल चुका है तो सारी जगह घास या फिर पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ है, वो सब खा सकते हैं इंसान, जानवर। तो इसीलिए जानवरों को पालना अब इजी हो गया था। तो इंसान जहाँ भी रह रहा था वहाँ जानवर पाल रहा था, क्योंकि उनको पता था कि जहाँ पे रहेगा वहाँ तो घास रहेंगे और उन पे जानवर खाएंगे तो वहीं पे रहेंगे। तो जानवर पालना शुरू हुआ इस तरह से, कई जगह पे, सब जगह पे नहीं, कई जगह पे। और क्या हुआ, बर्फ़ पिघलने से मैदान जो है वो धीरे धीरे मतलब खुला हो गया। तो मैदान जब रहेगा तब तो ऑब्वियसली उसमें घासें उगेंगी। अब घास को मैं हटा के वहाँ पे खेती कर सकता हूँ, तो खेती करना शुरू हो गया।
क्योंकि पहले बर्फ़ था, अब बर्फ़ पिघल गया वहाँ पे, तो खेती करना भी शुरू हो गया। फिर ये लोग खाना पका के खा रहे थे। ये भी गौर करने वाली बात है कि ये लोग खाना अब पका पका के खा रहे थे, उनको थोड़ा टेस्ट चाहिए था खाने में। देखिए लोग क्या करते हैं कि अभी भी थोड़ा टेस्ट बदलने के लिए दूसरा खाना ऑर्डर करते हैं हफ्ता या महीने में। तो ये सब इंसान भी क्यों पीछे रहेंगे। वो लोग भी ट्राई किए कि आग तो जलाना सीख ही चुके थे उत्तर पूरा पाषाण काल में, तो अब उसमें खाना भी पका के खा पा रहे थे देखने के लिए कि कैसा टेस्ट है। तो लोगों ने ट्राई किया तो उनको अच्छा लगा, टेस्टी लगा। कच्चा चीज़ खाने से मतलब उतना टेस्टी नहीं लगता जो पका के खाने में है, तो इसीलिए वो लोग वैसा खाना पका के खाने शुरू किया। फिर क्या हुआ, इंसान स्थायी और अस्थायी रूप से बसने लगे। इसका मतलब क्या है, अब देखिए पहला तो इंसान बार बार भटक रहा था, अब ये लोग जानवर पाल रहे थे और खेती कर रहे थे। तो इसी वजह से क्या हुआ, जब जानवर पाल रहे हैं तो कहीं कहीं उनको रुकना पड़ रहा था, कहीं कहीं उन लोग रुकना पड़ रहा था जब तक वहाँ पे जानवर खा के उस जगह का घास उस खा के पूरा साफ़ ना करते, तो कहीं कहीं पे कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ता था। फिर जहाँ पर घास खा के ख़त्म कर दिया, फिर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चल बसे अपने जानवरों को लेकर। फिर वहाँ पे जाके जो घास है उसको खाया और खा के उसको फिर दूसरा जगह चला गया, ऐसा करते थे। तो ये जो टेक्निक से वो लोग थोड़ा देर के लिए रुक रहे हैं, फिर थोड़ा देर के लिए जा रहे हैं कहीं और, थोड़े थोड़े देर में अलग अलग जगह पे जाके रुक रहे हैं और जानवरों को खिला रहे हैं, ये है अस्थायी टेक्निक। ठीक है, मतलब इसको अस्थायी बोलते हैं, जहाँ पे इंसान कुछ देर के लिए ठहरता है, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर वहाँ पे कुछ देर के लिए ठहरता है, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर ठहरता है। अब ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये लोग अपने साथ जानवर रख रहे थे। जानवर यहाँ पे पूरे मैदान को खा रहे थे, यहाँ पे पूरा फिर मैदान को खा रहे थे, फिर आगे आगे ये लोग ऐसे ऐसे बढ़ रहे थे। जब इसका मैदान खा लिया तो यहाँ पे बढ़ गया, इंसान भी यहाँ पे आ गया, फिर इसका मैदान खा गया, यहाँ पे बढ़ गया, इंसान भी इसको लेके यहाँ पे आ गया दूसरे मैदान पे। तो ऐसा चल रहा था। और स्थायी यहाँ पे क्यों है, और स्थायी भी क्यों है, स्थायी इसलिए है क्योंकि कुछ इंसान खेती कर रहे थे। अब जब खेती होगा, अब इंसान जब खेती करने लगेगा तो इंसान को वहाँ पे बहुत लंबे टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, मतलब एक तरह से बस ही जाना पड़ेगा उस जगह पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं दूसरी जगह चला जाऊँ तो खेतों का नज़र कौन रखेगा, खेतों का रखवाली कौन करेगा, उनको अच्छे से पानी कौन देगा, या फिर उनसे बने हुए जो फल है वो कौन उठाएगा, उसको निकालेगा कौन। इसलिए इंसान अब बसने लगे थे, धीरे धीरे करके बसने लगे थे कहीं कहीं जगह पे, परमानेंटली बसने लगे थे। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे औजार। औजार में हम लोग देखते हैं इस मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ का काल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बोला, जो औजार थे बहुत छोटे छोटे हो गए थे, 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर का साइज हो गया था। माइक्रो का मतलब है छोटा, और लिथ का मतलब है पत्थर, छोटे पत्थर से बने हुए औजार जो है उन्हीं को माइक्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटा है, तो ये कितना छोटा बन गया था, 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक बन चुका था औजार। जो बड़ा औजार था अब इतना छोटे छोटे बन गए थे। दूसरा है, देखिए यहाँ पे वही बात बताए, जो बहुत छोटे छोटे पत्थर के औजार बन गए थे। जो ये पत्थर के औजार हैं, इनका शेप जो है ज्यामितीय और विषम है। ये ज्यामितीय विषम क्या है? ज्यामितीय का मतलब है ज्योमेट्री, मतलब इनका आकार, ये कैसे दिखते हैं। ये ज्योमेट्री में हम लोग को पता है, जैसे सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, त्रिकोण होता है, फिर
स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ये सब ज्योमेट्री के कुछ शेप हैं। तो जो ये ज्योमेट्री के शेप के साथ जो मिल रहा है, देखिए जैसे ये एक औजार है, इसका औजार का शेप जो है वो ट्रायंगल मतलब त्रिकोण जैसा मिल रहा है, मतलब इस आकार से मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ज्यामितीय आकार। दूसरा है कि विषम। विषम क्या है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्री मतलब दोनों साइड, अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊँ ऐसे, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाता हूँ तो इसके जो तीनों साइड है एकदम समान है। मैं चाहे यहाँ से देखूँ इसको हाफ करके, या फिर यहाँ से देखो हाफ करके, या फिर यहाँ से देखो हाफ करके, मुझे तीनों साइड ही समान मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए इसका एक साइड जो है खुरखुरा टाइप का है और दूसरा साइड जो है वो एकदम एकदम सीधा है। तो इसके साइड, ये वाला साइड इससे मैच नहीं खाता है, ये वाला साइड इसका, ये वाला साइड और ये वाला साइड मैच नहीं खाता, राइट। ये वाला साइड भी इसके साथ मैच नहीं खाता, तो इसीलिए ये विषम सेम नहीं है। अगर सेम होता तो दोनों साइड जो है ऐसे मैच खा जाता है, ठीक है, ऐसा मैच खा जाता है ऐसे, या फिर ऐसे मैच खा जाता है। तो यही है कि ऐसा टाइप आकार के भी मिलते हैं औजार। और फिर क्या हुआ, ये किस पत्थर से बनते थे, सबसे ज़रूरी बात, किस पत्थर से बनते थे। ये पत्थर से बनते थे क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका बोल के एक पत्थर है, उसी से यहाँ पे ये माइक्रोलिथ्स को बनाया जाता था। क्योंकि क्रिप्टो क्रिस्टलाइन जो है एक तरह का एक ऐसा पत्थर है जो थोड़ा हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था पत्थरों के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसमें से एक जो प्रकार है ये है क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका, ठीक है। फिर है चैल्सिडोनी, ये भी एक पत्थर का प्रकार है, ठीक। और फिर है जेट, ये भी जेट। तो ये 3 पत्थरों का प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा माइक्रोलिथ के लिए, ओके। अब जो है यहाँ पे आते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। औजार जो है अब इतने छोटे हो गए हैं कि औजार अब ये खुद में भी काम कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा औजार है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई औजार है, ऐसा नोक जैसा है, इसको हम औजार की तरह खुद यूज़ कर सकते हैं या फिर औजार के सामग्री की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है सामग्री की तरह यूज़ करना, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जैसे चाकू है, इसके ऊपर ये माइक्रोलिथ है और इसका जो हैंडल है, अब इतना छोटा को तो पकड़ नहीं सकते ना, प्रॉब्लम यही है मैक्सिमम, इतने छोटे छोटे तो पकड़ नहीं सकते हाथ में। तो इसके साथ एक अगर हैंडल जोड़ देते हैं तो अब ये यूज़फुल हो जाता। तो यहाँ पे एक हैंडल जोड़ा जाता था, हैंडल, ठीक है। तो हैंडल अगर किसी मतलब कोई लकड़ी या फिर कोई हड्डी से इसका हैंडल बना के अब इसको यूज़ कर सकते थे, इजी होता था, हाथ में भी पकड़ने में अच्छा लगता था। तो देखिए यहाँ पे जैसे चाकू का ये ऊपर वाला भाग जो है ये माइक्रोलिथ से बना है, इसका जो हाथ में जो ग्रिप जिससे पकड़ते हैं वो हड्डी या लकड़ी से बना हुआ है। वैसे ही देखिए तो तीर बना हुआ है, तीर जो है, तीर के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो माइक्रोलिथ से बना है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो लकड़ी से बना है। भाला भी उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है माइक्रोलिथ से और नीचे वाला लकड़ी से बना हुआ है। ये ऐसा छोटे छोटे बनाते थे क्योंकि कुछ और चीज़ों के लिए भी। पहले हमको पता था कि ये लोग चिड़िया उड़िया नहीं मार रहे थे, अब क्या है कि ये लोग चिड़िया भी मारने लगे। और चिड़िया आए कैसे, आए इस वजह से क्योंकि बर्फ़ पिघल चुका था। अब ये कैसे हुआ कि चिड़िया और बर्फ़ के साथ क्या संपर्क है। जैसे बर्फ़ पिघला हर जगह, वैसे ही बड़े बड़े पेड़ उग गए और जैसे पेड़ उगा वहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला बनाया। और जैसे घोंसला बनाए ये लोग तादाद में बढ़ते गए, क्योंकि अंडा देने शुरू कर दिए चिड़िया और तादाद में बढ़ते गए। और साथ ही साथ क्या हुआ,
कि ये लोग को और भी इनका तादाद बढ़ता गया और इंसान इनको मार के खाने के लिए उत्सुक हो गया, क्योंकि ये लोग को मतलब जो भी मिल रहा था इंसान को, जो भी तब मिल रहा था, तो उसी को मार के खाने में उनको मतलब इंटरेस्ट था एक तरह से। तो ये जो माइक्रोलिथ बना, ये स्पेशली छोटे जानवर जैसे चिड़िया को मारने के लिए बनाया गया। ठीक है, आपको तो ये वाला समझा दिए हैं। अब आते हैं जगह पे बागोर नाम का एक जगह है जो राजस्थान में है। मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया RJ, तो राजस्थान समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे क्या क्या मिला बागोर में मिला सबसे बड़ा और अच्छा मध्य पाषाण काल का जगह। इससे क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ पे मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ जो भी प्रूफ या सबूत वो सब मिल रहा था। बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा तरीके से मिल रहा था। मतलब हर जगह आपको एक तरह से दिख सकता है कि इस बागोर एरिया में बहुत जगह पे माइक्रोलिथ या फिर मध्य पाषाण काल के जुड़े हुए बहुत सारे औजार या फिर इंसानों का कुछ भी खेती उती या फिर जो हड्डी उड्डी ये सब मिल रहा था। पालतू जानवर का हड्डी उड्डी मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे लिख दिए हैं पालतू जानवरों के हड्डी मिल रहा था। कैसे टाइप के पालतू जानवर के हड्डी मिले, वो है भेड़, बकरी, गाय, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब नोट करने वाला बात है, जैसे मैंने बताया था भेड़, बकरी, गाय जो है वो लोग घास खाता है, घास चारा ये सब खाता है। वो लोग मांस मीट मछली नहीं खाता। तो इसका मतलब क्या है, जो इंसान ऐसे जानवर को पाल रहा था जो एक तरह से घास खाने वाला या फिर पौधा खाने वाला जानवर थे। ओके, तो यहाँ पे मिल रहा था बहुत सारे राजस्थान में। फिर है आदमगढ़, वो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे पालतू जानवरों के परमानेंट सबूत मिला, मतलब हड्डी उड्डी मिला है। हाँ, परमानेंट सबूत मिला है, प्रमाण मिला है और परमानेंटली मिल गया है। ओके, तीसरा है मदाहा। ये यहाँ पे हड्डी से बने हुए गहने मिले हैं। जैसा हम आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे कि कैसा गहना मिला था उनको, मतलब एक हड्डी से बना हुआ गहना कैसे होते हैं, जैसे कि हड्डी से, जैसे दांत से बना हुआ जो गहना होते हैं, वैसे हड्डी को छेद करके ऐसा कोई हड्डी है मान लीजिए, उसके अंदर ऐसे छेद करके ऐसे दूसरा हड्डी को भी लगा देता था। ऐसे करते करते एक माला सा बना लेता था और माला को पहले पहनते थे। तो ऐसा मिला। फिर तीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखिए तीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मिला, मतलब माइक्रोलिथ से जो बना हुआ हिस्सा तीर का वो मिला है। फिर आदमी और औरत के कब्र भी मिले हैं। इंसान अब थोड़े बहुत कब्र भी खोद रहे थे, क्योंकि रह रहे थे एक ही जगह पर रह रहे थे, तो उनको लगा कि ऐसा उनको फेंक देना नहीं चाहिए, उनको सम्मान के साथ दफनाना चाहिए। तो वो लोग दफना भी रहे थे धीरे धीरे। ठीक, और मटके भी मिल रहे थे। देखिए ये एक जगह है, हाँ, महसेना बोल के एक जगह है, यहाँ पे मटके मिल रहे थे। यहाँ पे भी, और कैमूर एरिया जो है मिर्ज़ापुर का यूपी में, वहाँ पे भी मिल रहा था मटके मिलने का साइन क्या है? यही साइन है कि वो लोग कुछ उगा रहे थे और अनाज ही उगाएंगे, ऑब्वियसली अनाज ही उगा रहे थे, और अनाज उगा के उसमें उस मटके में उस अनाज को रख रहे थे खाने के पर्पज़ से। तो इसीलिए हमको यहाँ पे मटका दिखता है, मटका मिला है, क्योंकि खाना को कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना। वो लोग उगा रहा था तो एक ही साथ उगा रहा था, मतलब अपने लिए उगा रहा था, पर साथ 1-2 महीने का एक साथ उगा दे रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था होगा। तो इसी वजह से इतने सारे तो खाने एक बार तो नहीं खा पाएंगे, तो कहीं पे रखना था इनको। तो इसीलिए ये लोगों ने मटका का निर्माण करना शुरू कर दिया।
छोटे छोटे मटके ऐसे निर्माण करने शुरू किया, जहाँ पे कोई लोग खाना अपना बचा के रख सकते थे, या फिर कोई जो मटका के अलावा जो भी दूसरा खाने का सामग्री होता है उनको भी रख रहे थे धीरे धीरे, ताकि वो बाद में खा पाए। तो ऐसा हो रहा था। और कुछ यहाँ पे जगह है जैसे छोटा नागपुर मध्य भारत, और बीरभनपुर वेस्ट बंगाल का, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, WB वेस्ट बंगाल में है। हाँ, छोटा नागपुर जो है ये झारखंड में है, छोटा नागपुर एरिया। और मध्य भारत तो हम बता दिए कहाँ पे, आपको पता ही है कहाँ पे। तो ये कुछ जगह है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो है बागोर, फिर आदमगढ़, यहाँ पे महादा मादहा, यहाँ पे है आपका महासेना, और छोटा मिर्ज़ापुर जो कैमूर एरिया है मिर्ज़ापुर में, वहाँ वो वाला। और ये जो 3 मैंने अभी बताया, छोटा नागपुर, मध्य भारत और बीरभानपुर, ठीक है। तो यही है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे इस काल में का खासियत यही है कि औजार जो है बहुत छोटे हो गए हैं। अगर तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि मध्यकाल में, या फिर MCQ में आता है कि मध्यकाल का मध्य पाषाण काल का क्या खासियत है, ऑप्शन में लिखा है माइक्रोलिथ, या फिर ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि इस काल में छोटे 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 औजार हो गए, या फिर ऐसा भी आया कि इस काल में जो बर्फ़ था पूरा पिघल गया है। इसमें से कोई भी आंसर आपको दिखे, टिक दे दीजिएगा, वही सही आंसर होगा। और अगर मेंस का आंसर आता है तो आप ऐसे पॉइंट्स बना के आप अपना आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें डिटेल में दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, इसमें छोटा करके, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा करके जो इम्पोर्टेंट्स है यहाँ पे आप पढ़ते पढ़ते खुद ही समझ जाइएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है किस में नहीं। या फिर आप जैसे ये पॉइंट जो है जोड़ के एक साथ जोड़ के आप एक आंसर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं इस वीडियो के साथ नया पाषाण काल में। ये नया पाषाण काल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पाषाण काल है, जहाँ पे पूरा मानव कल्याण के लिए जो खोज किया गया था और जो चीज़ हुआ था उसके आधार जो है, उसके अवशेष जो है आज भी इसी बुनियाद पे टिका हुआ है। ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को आपका अगला वीडियो में कैटर कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।